इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत एक फेडरल कंट्री किस तरह से है। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया में वो था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। इस पार्टीशन की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये पार्टीशन इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बुरा दौर था। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के अंदर, यानी राजा महाराजाओं के जो राज्य थे, उन्हें भारत में किस तरह से मिलाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद कई बड़े नेताओं, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, उन्होंने भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे राजस्थान, हैदराबाद, इसे देश में मिलाने का प्रयास किया और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। तो इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो लैंग्वेज में वेरिएशन है, उसकी वजह से किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में अगर पावर होगा तो इससे ये कंट्री जो है ये ज़्यादा दिन तक डेमोक्रेसी को संभाल नहीं पाए। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, जिसमें हम पढ़े थे कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है और एक फेडरलिज्म वो होता है जिसमें हम स्टेट्स को लाते हैं एक साथ ताकि एक बड़ा यूनिट बन सके। तो भारत जो है ये दूसरे टाइप का फेडरलिज्म है जिसमें कई सारे स्टेट्स को मिला करके एक रिपब्लिक बनाया गया है, इंडियन रिपब्लिक। तो आज़ादी के बाद से ही इंडिया में दो टीयर के गवर्नमेंट हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। बाद में तीसरा टीयर भी इसमें ऐड हो गया जिसके अंदर पंचायत आते हैं और म्यूनिसिपैलिटी आती है। अब जहाँ तक बात है पावर को शेयर करने की, तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों में पावर रखता है, स्टेट गवर्नमेंट किन सब चीज़ों में उसके राइट हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगा। ये सब सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई हैं और ये जो बातें हैं इन्हें 3 लिस्ट में लिखा गया है। पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का सीधा सीधा संबंध जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से है। जैसे मान लेते हैं हमारे कंट्री का डिफेंस। अब हमारे कंट्री में जो डिफेंस है वो किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि वो पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके वजह से इसे यूनियन लिस्ट में डाला जाता है, क्योंकि ये किसी एक स्टेट का इशू नहीं है बल्कि ये पूरे इंडिया का इशू है। दूसरा है फॉरेन अफेयर्स। तो भारत जिन देशों के साथ रिलेशन बना के रखता है, जिन देशों के साथ ट्रेड करता है, उनके साथ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नियम कायदे होते हैं, इन सब चीज़ों में लॉज बनाने का, उस पर बात करने का जो राइट है वो यूनियन लिस्ट के अंदर है। और ये किसको है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरा है बैंकिंग। तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करता है और उसी के पास ये पावर भी है। चौथा है कम्युनिकेशन और करेंसी। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे किसी भी तरह का मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखता है, उसे रेगुलेट करता है। और साथ ही करेंसी जो छपती हैं उसको भी रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। अब ये जो चीज़ें हमने अभी बात की, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग और करेंसी और कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंट्री के अंदर ये सब कुछ सबके लिए सेम होना चाहिए, यानी कि ये किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए। तो इसके वजह से
एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक जैसा हो हर चीज़, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसके लिए लॉ बनाता है, और ये जितने भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, और वो कोई स्टेट इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जैसे कि पुलिस, इंटरनल 2 स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर, ये सब जो चीज़ें हैं ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें आती हैं, और इन पर नियम बनाने का, इन्हें रेगुलेट करने का जो पावर है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी उसके पास ये पावर है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये अपने हिसाब से इसको कंट्रोल और रेगुलेट करेगा, पुलिस को, ट्रेड को, कॉमर्स को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को, ये जितने भी चीज़ें हैं सबको स्टेट अपने हिसाब से रेगुलेट करता है। तो बिहार के लिए अलग होगा, झारखंड के लिए अलग होगा, उड़ीसा के लिए ये अलग हो सकता है। अब तीसरा बात करते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो कॉन्करेंट लिस्ट कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि कॉमन होते हैं सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, जैसे एजुकेशन। अब एक स्टेट के अंदर एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाते हैं, चाहे रेगुलेट करते हैं उस चीज़ को, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई तरह के स्कीम्स लाते हैं जिससे एजुकेशन और इम्प्रूव हो। तो एजुकेशन दोनों के लिए कॉमन होता है। दूसरा फॉरेस्ट, उसके बाद मैरिज, उसके बाद सक्सेशन, यानी कि जो वसीयत वगैरह होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, मैरिज जो है, फॉरेस्ट और एजुकेशन, ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नियम बना सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि दोनों ने कुछ स्कीम्स बनाए, अब फॉलो किसे करें, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी इशू को लेकर के, मान लेते हैं एजुकेशन को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कुछ बनाया, तो दोनों में से वैलिड कौन होगा ज़्यादा? दोनों में से वैलिड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम होगा, उसे वैलिड माना जाएगा और उसी को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ़ द लॉज ऑफ सेंटर एंड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया हुआ नियम है वो फॉलो किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स के बारे में। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इन सब चीज़ों के बारे में उतना एग्जिस्टेंस इनका था नहीं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये सब लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किए गए। लेकिन आने वाले समय में इतना इनका इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है कि अब इन पे भी रेगुलेशन होता है, इन पर भी एक एजेंसी होती है जो इन पर मॉनिटर करते रहता है इसको। तो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स जो है ये वो टॉपिक्स होते हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि बाकी लिस्ट में कवर्ड नहीं थे, तो इसे रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है। अब ऐसे में इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? तो इसके रिगार्डिंग लॉ बनाता है यूनियन गवर्नमेंट। अब बढ़ते हैं कि इंडियन स्टेट्स में किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए, भारत को एक फेडरल कंट्री बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिसके आधार पर ऐसा लगता है कि शायद ये फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, उनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, जिससे कि वो बाकी भारत के स्टेट से अलग दिखते हैं या अलग हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 371,
ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन सब स्टेट्स को स्पेशल पावर दिया गया है। ऐसा क्यों किया जाता है किसी स्टेट के साथ? सबसे पहला रीज़न है कि इन स्टेट्स में जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। दूसरा, इनका कल्चर जो होता है उसे बचाने के लिए इस तरह के स्टेट्स को स्पेशल पावर दिया जाता है। यानी कि अगर इस स्टेट के बाहर का कोई इंसान है, वो यहाँ पर आकर के रहता है, तो वो लैंड को ओन नहीं कर सकता है, वो लैंड खरीद नहीं सकता है। साथ ही साथ जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें ही सरकार के जितनी भी नौकरियाँ हैं उन्हें उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है, उन्हें ही नौकरी दी जाती है। तो ये सब कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को दिए जाते हैं अभी भी। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में। अगर हम इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में बात को देखें तो जैसा कि मैंने बात किया कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसे स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, उसी तरह से इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी पावर जो है वो बहुत अलग है। इंडियन स्टेट्स में पावर ज़्यादा होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में पावर बहुत कम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनियन टेरिटरीज़ की जो बाउंड्री होती है वो किसी स्टेट के साथ मिल नहीं सकती है। सबसे पहली चीज़ है, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब जो जगह हैं इसे इंडिया में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, ये स्टेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो जियोग्राफी है वो बहुत छोटी होती है, जिसे स्टेट कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसकी वजह से इन्हें यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में डाला जाता है। तो यहाँ पर जो पावर है वो स्टेट की तुलना में कम होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमें पावर शेयरिंग का जो ये अरेंजमेंट है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम है, स्टेट्स में पावर ज़्यादा होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में कम होते हैं। अगर हमें ये पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को चेंज करना हो, किसी को ज़्यादा पावर देनी हो, किसी से पावर छीनना हो, तब ये कैसे चेंज होगा? इसे समझने के लिए 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का चेंज लाना है तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट से और फिर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से 2 जगहों से अप्रूवल की ज़रूरत होती है। सेम प्रोसीजर अगर पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए भी किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में दोनों ही पार्लियामेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों जगहों से वोटिंग की जाती है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसे पास करना होता है। दूसरा, इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, वहाँ से भी मेजॉरिटी मिलना चाहिए इसको। 2 चीज़ें, पहली चीज़ पार्लियामेंट से भी इसको मेजॉरिटी मिलना चाहिए और दूसरा जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं, जो विधानसभा है, वहाँ से भी इसको मेजॉरिटी मिलना चाहिए अगर कोई चीज़ में चेंज लाना है तो इससे जो पावर शेयरिंग है वो बदल जाता है। इंडिया में कई बार इस स्टेप्स का इस्तेमाल करके कई स्टेट्स के पावर को बढ़ाया गया है और कई स्टेट्स के पावर को कम भी किया गया है। अब हम बात करते हैं जुडिशरी का रोल क्या होता है अगर एक कंट्री फेडरल है तो उसका सबसे पहला तो काम यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मॉनिटर करे पूरे स्टेट को। वो देखे कि कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा कर के कुछ लॉज तो नहीं बना रहा है, वो अपने पावर को बढ़ा तो नहीं रहा है इलीगली। तो इस तरह से वो इस पहली चीज़ तो है कि जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सबको देखना। दूसरा है कि जितने भी पावर का डिवीज़न किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको
टैकल करता है, देखता है। एक फेडरलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो एक फेडरलिज्म के अंदर गवर्नमेंट का रोल यही है कि वो अपने जितने भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आते हैं, जो भी उसे करना है डिफेंस के लेकर के, फॉरेन अफेयर्स को लेकर के, चाहे जितने भी इश्यूज़ पर यूनियन गवर्नमेंट काम कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो वहाँ पर उसका काम है कि वो टैक्स वसूले और उन टैक्स का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर में करे। यानी कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो जितने भी लोग हैं उनसे टैक्स को कलेक्ट करे और उस टैक्स का इस्तेमाल वो पब्लिक वेलफेयर में करे। तो बेसिकली इंडिया को एक फेडरलिज्म कंट्री माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फेडरलिज्म के कई पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो इस वीडियो में हमने इंडिया एक फेडरल कंट्री किस तरह से है इसे समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। थैंक यू।